ये टनल जो आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली टनल नहीं है, बल्कि ये लिटरली समुंदर के नीचे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, जिसे चैनल टनल के नाम से जाना जाता है। और ये यूके और फ्रांस को मिलाती है। समुंदर के बॉटम से भी 250 फुट नीचे बनी हुई ये टनल 50 किलोमीटर लंबी है। और ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसे इंजीनियर्स दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस टनल की कंस्ट्रक्शन है। 1300 वर्कर्स का एक साथ इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना और ज़मीन के ऐसे हिस्से में खुदाई करना जिसके ऊपर पूरे समुंदर का वजन पड़ रहा हो। एक छोटी सी भी गलती इस टनल को पानी से भरकर इंसान और मशीन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। इनसाइड्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, करीबन 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज ख़त्म हो रही थी तो इसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनकी सेपरेशन की वजह समुंदर का ये हिस्सा, जिसको आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे आकर ये काफ़ी नैरो हो जाता है, और यहीं पर इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर होते हैं। हिस्ट्री में कई बार इस दूरी को ख़त्म करने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स कई जाने गंवाने के बाद बंद कर दिए गए थे, क्योंकि शायद तब टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी अपने उरूज की तरफ कदम बढ़ा रही थी, तब एक मरतबा फिर इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में ज़मीनी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में सोचा गया। ये 1980s का दौर था जब बड़ी से बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन के अलावा एक और चैलेंज भी था, और वो था इंग्लैंड को मनाना। जी हाँ, इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इंग्लिश चैनल की सख्त कंडीशंस ही थीं जिसने इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रखा। वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने तो फ्रांस के केले नामी गांव से एक अंडर वाटर टनल खोदने का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, ताकि इंग्लैंड पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो सका। खैर, हिटलर के मरने और वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में बहुत तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। बिजनेस बूम करने लगा और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो कभी दुश्मन थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और 1986 में इन दोनों मुल्कों ने डिसाइड किया कि अब इस रुकावट को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इंग्लैंड में इस डिसीजन पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लैंड की इस आइलैंड सल्तनत पर बहुत फख्र था। कई महीनों की लंबी बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने फाइनली एक अंडर सी टनल बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया, और इसको अक्सर लोग यूरो टनल भी कहते हैं। एग्रीमेंट में ये तय पाया कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स अपनी अपनी साइड से टनल खोदेंगी और दोनों टनल सेंट्रल पॉइंट पे आकर कनेक्ट होंगी। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था। समुंदर के नीचे करीबन 38 किलोमीटर लंबी टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसको कोई एक इंजीनियरिंग फिल्म बनाने की हिम्मत करती। आखिरकार ये तय पाया कि 10 इंजीनियरिंग फिल्म्स इस प्रोजेक्ट पर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कंस्ट्रक्ट करेंगी। चैनल टनल का डिज़ाइन बनने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि टनल में कौन सी ट्रांसपोर्ट चलेगी और ये शुरू कहाँ से होगी और ख़त्म कहाँ पर होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय पाया कि टोटल 3 टनल्स बनाई जाएंगी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान रेलवे लूप चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर कैले और दूसरा टर्मिनल इंग्लैंड के शहर फोक्सटोन में होगा। टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर होगी, जिसमें समुंदर के नीचे वाला पार्ट 38 किलोमीटर लंबा होगा। 1986 में जाकर फाइनली चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियरिंग टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का, जिसको TBM भी कहा जाता है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बना था। इस वजह से इस खास डायमीटर का TBM भी अवेलेबल नहीं था। पहले इस TBM मशीन को स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हजारों मील दूर वाशिंगटन सियाटल में इस खास टनलिंग मशीन को बनाने का काम रॉबिन्स कंपनी के सुपुर्द किया गया, जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट्स हैं। कंप्लीट होने के बाद ये मशीन 800 फुट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फुट होगा, जिसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के सैकड़ों तेज धार ब्लेड्स लगे होंगे। इसमें लगी हाइड्रोलिक लेग्स इसको आगे की तरफ धकेलेंगी। मिट्टी और पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही कन्वेयर बेल्ट लगा होगा, जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक लेकर जाएगा और फिर ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर ले जाएगी। ये टनल बोरिंग मशीन अपने आप में ही एक अजूबा थी। पुरानी टेक्निक जिसमें पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके टनल बनाई जाती थी, इसके मुकाबले में ये मशीन डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। पर यह नई टेक्नोलॉजी अपने साथ ढेर सारे खतरे भी लेकर आई। समुद्र के बॉटम में भी 250 फीट नीचे बोरिंग के दौरान अगर कहीं से पानी लीक हो गया
तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो सेकंड्स में इंसान और मशीन दोनों को गर्क कर देगा। सर्वे से मालूम हुआ कि इंग्लैंड साइड के समुंदर के नीचे चाक की लेयर मौजूद है जो पानी की लीकेज को टनल में आने से रोक पाएगी। पर फ्रांस की साइड पे समुंदर के नीचे ज़मीन पर काफ़ी क्रैक्स हैं जहां पे टीबीएम काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए अलग से एक नई टीबीएम बनाने का फैसला किया गया जो टनल बोरिंग के साथ साथ एक सबमरीन भी होगी। ये पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी जितना वर्ल्ड वार 2 की सबमरीन्स कर पाती थी। जब ये मशीन तैयार हुई तो ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई। ज़मीन से 200 फुट नीचे इसको पहुंचाया कैसे जाए। इस काम के लिए मशीन को डिसअसेंबल किया गया और एक एक पीस अलग से नीचे पहुंचाया गया। इसको ज़मीन के अंदर जाकर दोबारा से असेंबल करना था जिसमें कई महीने और लाखों डॉलर्स खर्च हुए। प्रोजेक्ट को शुरू हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली दोनों साइड पे खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। मिट्टी और पत्थरों के मलबे की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन में ये मशीन 750 स्क्वायर फुट पत्थरों को काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 20,400 टन मलबा जमा होता जा रहा था। इंग्लैंड वाली साइड पर इस मलबे को फोक्सटोन और डोवर के बीच में शेक्सपियर क्लिफ के नीचे डालकर सफायर होई नामी एक कंट्री पार्क बनाया गया था और इस वजह से ये कोस्टल लाइन से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। फ्रेंच साइड से इकट्ठा होने वाला मलबा कीचड़ की फॉर्म में था जिसको सैनगेट के करीब फोन पिगियन वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। एक तरफ इतना ज्यादा मलबा टनल से बाहर निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ अंदर लेकर जाने वाला सामान भी काफी ज्यादा था। जैसे जैसे टीबीएम बोर करती जा रही थी इस स्पीड से लूज रॉक्स और चौक की लेयर्स को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समुंदर के पानी ने टनल में रास्ता बना लिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल के साइज जितने गोल कंक्रीट स्लैब्स फिट किए जा रहे थे और ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाली कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत थी। रीइंफोर्स्ड स्टील से बने चैनल टनल में करीबन 7.5 लाख कंक्रीट के स्लैब्स इस्तेमाल हुए। इन स्लैब्स की एक पूरी रिंग का वजन 40 टन के बराबर है, यानी ये टोटल इतना ही कंक्रीट है जिससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल तक पहुंचाया जाने लगा जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पर फिट करती जा रही थी। कई हफ्ते गुजरते गए और फिर महीने भी। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि कब ये दोनों टनल्स आपस में मिलेंगी। लेकिन ये काम जितना देखने और सुनने में आसान लग रहा है हकीकत में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दोनों टीबीएम अगर ठीक पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेंगी तो जाहिर है दोनों टनल्स समुंदर के नीचे एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाएंगी। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगी थी और दूसरी फ्रेंच वाली मशीन में। दोनों गाइडेंस सिस्टम आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स वापस एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाती थी। ये गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा था या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीन्स बंद कर दी जाएंगी और फिर अगली साइड पर एक स्टील रोड भेजकर कंफर्म किया जाएगा कि वाकई दोनों टनल्स की पोजीशंस एक्यूरेट हैं या नहीं। 3 साल की लगातार बोरिंग के बाद आखिरकार अब वो वक्त आ चुका था जब दरमियान का फासला 100 मीटर रह गया और प्लान के मुताबिक एक स्टील रोड भेजी गई। दोनों टनल्स की पोजीशंस ऑलमोस्ट एक्यूरेट थीं। सिर्फ इनमें 10 इंच का डिफरेंस आ रहा था जो कि अलाउड लिमिट में ही आता था। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। दोनों टीबीएम्स में से एक को सुसाइड कराना बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब्स लग चुके थे, यानी टनल का डायमीटर 50 फुट से कम होकर अब 46 फुट रह गया था और टीबीएम यानी बोरिंग मशीन का डायमीटर 50 फुट था। काम खत्म होने पर 50 फुट बड़ी मशीन 46 फुट की टनल में से वापस तो बाहर आ नहीं सकती। इसलिए इस मसले का हल ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये बलि चढ़ाई गई इंग्लैंड वाली टीबीएम की। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ किया गया और कई 100 फुट नीचे ले जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया जहां आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मोमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच टीबीएम फाइनली आगे बढ़कर इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच टीबीएम को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअसेंबल तो इंग्लैंड वाली टीबीएम को भी किया जा सकता था, तो फिर इसको दफन क्यों किया गया? असल में बोरिंग मशीन को डिसअसेंबल करने में जितना खर्चा हो रहा था उससे कम खर्चे में नई मशीन तैयार हो रही थी। इसलिए कंपनी पहले देखती है कि उनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा। इस बिना पर यह फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है।
13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज के दरमियान दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, दोनों कंट्रीज का एक एक वर्कर चुन लिया गया और उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों साल पहले ग्लेशियर की वजह से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रेंच दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकया एक बहुत बड़ा करिश्मा था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 अरब पाउंड यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन के पीक पर चैनल टनल में 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर्स हादसाती तौर पर काम के दौरान मारे भी गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए हैं और एक छोटी टनल बनाई गई है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज करीबन 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4600 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7300 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में लोड करके टनल क्रॉस कराया जाता है। उम्मीद करता हूं इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इनसाइट्स टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।